साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आज की क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 12 देखने वाले हैं, जो कि आपके लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे, कल्चर के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और राजनीतिक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न रहेंगे साथियों, जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आप क्लास को पूरा देखते हो तो हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं हमेशा आपके लिए बोलता हूँ कि आप क्लास को पूरा देखा करो और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इस क्लास में हम टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे दोस्तों। उनमें से अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, और 25 से कम है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अंतिम समय में आपको अभ्यास, रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पहले से परीक्षा में पूछे गए हैं उनको जरूर ध्यान रखना है। और उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इस चैनल पर 11 मॉडल टेस्ट पेपर पहले करा चुका हूं और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देखना है। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और उन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए साथियों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो 12 क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन करके उन प्रश्नों की PDF को जरूर पढ़ लेना, बहुत उपयोगी रहने वाली है। चलिए आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। समय बहुत कम है और कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जो साथी क्लास को पूरा देखेगा उसके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर आपको एक प्रश्न के साथ साथ उन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार है साथियों, बस आपको पूर्ण मनोयोग से प्रश्न को देखना है और हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न क्या है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा वीडियो हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया। अच्छा प्रश्न है। करौली की पहाड़ियों से नागपाड़, खमनौर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, सभी को याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से छाप दीजिए। सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि रोजाना आपको शाम को 7 बजे लाइव क्लास देखने को मिलती है दोस्तों। हम बात करते हैं बनास नदी के उद्गम की दोस्तों, तो ये आपके खमनौर की पहाड़ियों से होता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, बनास नदी से आपके 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं कुछ समय में कंप्लीट कराने वाला हूं, बस ध्यान से देख लेना। ध्यान से जो विद्यार्थी पढ़ता है, ध्यान से अंतिम समय में हर बिंदु को कंप्लीट करके चलता है, वो हमेशा सफल होता है दोस्तों। इस सिलेक्शन आपको लेना है तो इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी पड़ेंगी। बनास नदी का उद्गम आपके खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, इस बिंदु को आपको कंप्लीट करके रखना है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि इस बनास नदी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना बनास नदी की लंबाई आपकी 512 किलोमीटर है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। एक परीक्षा हुई थी उसमें आपका एक प्रश्न बनास नदी से पूछा गया था उपनाम से, और प्रश्न ये पूछा था कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो बनास नदी को कहा जाता है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो सभी को याद रखना मुख्य रूप से 3 बांध देखने को मिलते हैं, बाकी छोटे बड़े तो और भी बांध है। मुख्य रूप से 3 बांध आपको ध्यान में रखना। एक आता है आपका बीसलपुर बांध। कौन सा बांध आता है दोस्तों? बीसलपुर बांध आता है, जो कि आपके टोंक जिले में मिल जाएगा।
और यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया था कि बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध किस जिले में है? टोंक जिले में है। बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। एक बांध आता है आपका ईसरदा बांध। कौन सा बांध? ईसरदा बांध, जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले में मिलता है। और एक बांध आपको देखने को मिलता है नंद संबंध बांध। कौन सा बांध? नंद संबंध बांध, जो कि राजसमंद में है। और एक छोटा बांध मातृकुंडिया बांध भी आपको बनास नदी पर देखने को मिल जाता है। इतने सारे बांध आपको बनास नदी पर देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम है, जो कि रामेश्वरम नामक स्थान आता है। रामेश्वरम नामक स्थान सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहाँ पर एक संगम बना हुआ है, बनास, चंबल और सीप का ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ क्लियर करा दिए गए हैं। और एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में पूर्णतः, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है, जो कि राजस्थान में इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये समापन हो जाता है। तो ये बिंदु आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों इतने सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ क्लियर करा दिए हैं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। रोजाना शाम को 7 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करके बता दो। राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। याद होना चाहिए मध्य प्रदेश से आपकी 10 जिले सीमा लगाते हैं दोस्तों। कितने जिले? मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले सीमा लगाते हैं। उसमें से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपकी सर्वाधिक सीमा और एक आता है कम सीमा। सभी को याद होना चाहिए। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो झालावाड़ जिला सर्वाधिक सीमा लगाता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा साथियों। कम की बात करें तो आपका भीलवाड़ा जिला आता है, जो कि सबसे कम राजस्थान का जिला है जो मध्य प्रदेश से कम सीमा साझा करता है। तो डी विकल्प सीधा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपके लेवल के क्वेश्चन हैं साथियों। आप कहोगे कि इतने इजी प्रश्न, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपका लेवल भी माध्यमिक लेवल का है, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा डीपली क्वेश्चन जाने में समय खराब नहीं करना। समय बहुत उपयोगी है दोस्तों। जो विद्यार्थी समय का उपयोग करना जानता है उस विद्यार्थी हमेशा सफल होता है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें साथियों, 4820, 1070, 5920, 3482। कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर है दोस्तों। 1070 किलोमीटर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए। हर विद्यार्थी का कमेंट आना चाहिए। सभी का कमेंट देखा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसको भी आपको ध्यान से रखना। थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दूँ। यहाँ से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से, और यहाँ तक आपकी जो बाकासर गांव है, बाकासर गांव आपके बाड़मेर जिले में पड़ता है। यहाँ तक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने को मिलती है। आपको याद होना चाहिए राजस्थान की कुल सीमा पूछी जाती है तो 5920 है, और सीमाओं को 2 भागों में बांटा है। एक आती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक आती है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 देखने को मिलती है। ये आपके श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, बाकासर गांव तक जाती है, बाड़मेर तक। 5 जिले, नए जिलों के हिसाब से बात करें तो 5 जिले, और पुराने जीके के हिसाब से बात करें तो 4 जिले आपके यहाँ स्पर्श करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ श्री गंगानगर है, यहाँ पर आपका बीकानेर है, यहाँ पर आपका जैसलमेर है, यहाँ पर आपका फलौदी है, यहाँ पर आपका बाड़मेर है। ये 5 जिले आपकी सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, चलो अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के भौतिक विभाजन के पूर्व विभाजन में
पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है। अच्छा प्रश्न है। अब बताओ इस क्वेश्चन का, ये आपका बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप बताते हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी रखते हो साथियों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, जो कि आपके 4 भागों में विभाजित किया गया था, उनमें से एक भाग आता है आपका पूर्वी मैदान, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है। ये अपना राजस्थान का मैप है दोस्तों, और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। एक आता आपका पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, और पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक आता आपका अरावली, एक आता आपका पूर्वी मैदान, एक आता आपका दक्षिण पूर्वी पठार। और पूर्वी मैदान के 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक मिलता आपका बनास बेसिन, एक मिलता आपका चंबल बेसिन, और एक मिलता आपका मध्यमाई बेसिन। तो देखिए, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाई बेसिन आपके पूर्वी मैदान का हिस्सा है। आपका लूनी जवाई बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि लूनी जवाई बेसिन किसका हिस्सा है। तो ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग देखने को मिल जाएगा। तो सी विकल्प यहाँ सही रहेगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अच्छा प्रश्न है। प्रजामंडल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? कांतिलाल, कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल पांड्या, शिवशंकर गोपा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक आपके कांतिलाल देखने को मिलेंगे साथियों। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो ये 1900 कब हुआ था भाई? 1931 में। कब किया था? 1931 में कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक देखने को मिलते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ कहीं कहीं पंडित नैनूराम शर्मा भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। और हाड़ौती में आपके 4 जिले आते हैं, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़। वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है पंडित नैनूराम शर्मा कहाँ के संस्थापक थे, तो कोटा प्रजामंडल को आपको याद रख लेना। अगला देखो भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। ये प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, कोटा, अजमेर। बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी को याद होना चाहिए प्यारे साथियों, धान का कटोरा अपने श्री गंगानगर को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? श्री गंगानगर। जी हाँ दोस्तों, बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी का क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? अब देखो, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब मेल नहीं खा रहा है। बताओ, कोटारी नदी पर मेजा बांध है, बिल्कुल सही बात है। मेजा बांध कोटारी नदी पर बना हुआ है, अच्छी बात है। मोरेल बांध, जवाई बांध, मोरेल नदी पर जवाई बांध बिल्कुल नहीं बना हुआ है दोस्तों। तो वही विकल्प आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गंभीरी नदी पर अजान बांध आपको देखने को मिल जाएगा। लूनी नदी पर नाकोड़ा बांध देखने को मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो चलो मेरे को एक कमेंट करके बताओ कि मोरेल नदी पर जवाई बांध नहीं है, तो फिर मोरेल नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए, मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। और ये बांध कहाँ बना हुआ है? दौसा में बना हुआ है। और दौसा में भी एक स्थान पड़ता है लालसोट। लालसोट दौसा के निकट मोरेल नदी पर मोरेल बांध देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। चंदन नलकूप किस जिले में है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, छपने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। चंदन नलकूप किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सभी को याद होना चाहिए, चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहा जाता है। और ये आपके बाड़मेर जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। किस जिले में? बाड़मेर जिला। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न आपके दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? बताओ किस दुर्ग के संबंध में कहा था? कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। याद होना चाहिए, अबुल फजल ने ये जो कथन है रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कहा था दोस्तों। कौन से दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग, जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिल जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों।
अगला प्रश्न देखो, शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया भाई? राजा भाटी ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवा महल का निर्माण बहुत कम समय में अधिक से अधिक तैयारी अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अंतिम समय में बहुत सारी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था प्यारे साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? सी विकल्प चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तेजाजी की घोड़ी का नाम बताओ। तेजाजी महाराज की जय बोल दो, तेजाजी महाराज की जय। बताओ इसकी घोड़ी का नाम क्या होगा? चेतक, लीलण, जीवण, केसर काबली। सभी को याद होना चाहिए। एक गाना भी आता है, नीलण घोड़ी रासवार। तेजाजी घोड़ी नाम आता है लीलण। कौन सा आता है भाई? लीलण। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब देखो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ से पूछ रहा हूँ कि केसर कालमी नाम की एक घोड़ी थी, ये किस लोक देवता की थी? तो पाबू जी की। तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब मुझे ये बताओ, तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है और इनका जन्म कहाँ हुआ? इन दोनों क्वेश्चनों का मेरे को राइट आंसर कमेंट करके बता दो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सवाल आपको देखने वाला हूँ। अगला देखो भाई, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिंदौरी नृत्य कहाँ का है? बताओ, सभी को याद होना चाहिए। बहुत घिसा पिटा सवाल है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। आपका जो झालावाड़ जिला है ना, कौन सा जिला? झालावाड़। और झालावाड़ जिले का प्रमुख नृत्य होता है आपका बिंदौरी। यानी कि बिंदौरी अगर आपको देखनी है तो झालावाड़ आपको चले जाना। बहुत प्रमुख बिंदौरी, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध बिंदौरी देखने को मिलती है। सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये देखो, आपके 1857 की क्रांति से प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं दोस्तों कि 1857 की क्रांति से प्रश्न आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब ये प्रश्न आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में हूबहू देखने को मिला था। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? सभी को याद होना चाहिए। एक छावनी आती है आपकी एरनपुरा की। कौन सी छावनी? एरनपुरा की छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को ये बगावत की थी कि चलो दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दो। देखो, अब ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न आपकी सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ग्रेजुएशन लेवल में। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? देखो, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में देखने को मिल जाएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में मिलेगा, भैंसरौड़गढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, लेकिन भीमगढ़ नाम का कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो डी विकल्प आपका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये प्रश्न आपका पूछा गया है राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। 10 नंबर आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे साथियों आपके। संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय संविधान और राजनीति से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दो क्लासें लाऊंगा 50-50 क्वेश्चंस की, जिसमें से आपके मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जिसमें से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सभी को याद होना चाहिए, कार्यपाल की शक्ति आपके राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों। राज्यपाल विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? बागड़ के गांधी के नाम से प्रख्यात आपके स्वतंत्रता सेनानी कौन है? बताओ। देखिए, आपके प्रमुख व्यक्तित्व का नाम का एक टॉपिक है, प्रमुख व्यक्तित्व। यहाँ से एक प्रश्न आपका सभी परीक्षा में पूछा जाता है। बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है दोस्तों। डी विकल्प सीधा सही हो जाएगा इसका। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये प्रश्न आपका हिंदी का है दोस्तों। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है तत्सम से, और एक प्रश्न आपका पूछा जाता है तद्भव से। दोनों को आपको ध्यान से रखना है। लाख, नारिकेल, लौंग, पलंग। प्रश्न तत्सम पूछ रहा है तो नारिकेल आपका तत्सम हो जाएगा दोस्तों।
अगर इसका तद्भव बने नारिकेल का तद्भव होगा नारियल। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, बी विकल्प फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करते चलो सभी साथी। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें साथियों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोजाना आपको अंतिम समय में बहुत शानदार तैयारी अपने चैनल पर कराई जाएगी। अगला देखो, जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, कभी कभी संधि पूछ ली जाती है। कौन सी संधि होगी, तो दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जगत गुरु के संधि विच्छेद की बात करें प्यारे साथियों, तो संधि विच्छेद होगा जगत प्लस गुरु। क्या होगा, जगत प्लस गुरु होगा, और इसमें संधि आएगी आपकी व्यंजन संधि आएगी दोस्तों। कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, महोत्सव शब्द का संधि। अब देखो, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। देखिए, सबसे पहले हम संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। क्या होगा, महा प्लस उत्सव होगा। यहाँ से ए निकला, यहाँ से उ निकला, और जब ए और उ निकलते हैं तो ओ का निर्माण करते हैं, यानी कि कौन सा हो गया, गुणादोष हो गया साथियों। तो महोत्सव में आपकी गुण संधि होगी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। जी हाँ, सभी का राइट आंसर आ रहा है 19 में गुण संधि। सी विकल्प सही है। शाबाश, सभी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर जरूर कर दें अपने साथियों को। पर्याप्त शब्द का उपसर्ग क्या होगा, शाबाश, सभी कमेंट करो। पर्याप्त शब्द का उपसर्ग पर, परी, पर, परा। बताओ, पर्याप्त शब्द का उपसर्ग होगा परी, और परी प्लस आप से मिलकर के पर्याप्त बनता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरों के काम में दखल देने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो, दूसरे के काम में दखल देना यानी कि दखल अंदाज करना होगा क्या। अब देखो, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं सभी साथी। दखल देना का मतलब दखल अंदाज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। दखल अंदाज नहीं होगा, हस्तक्षेप होगा। क्या होगा, अगर आप दूसरों के काम में दखल अंदाज कर रहे हो, दखल दे रहे हो, तो अपन बोलते हैं कि आप दूसरे काम में हस्तक्षेप मत कर, यानी कि बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है, आपकी साहित्यिक कृतियों से प्रश्न पूछा जाएगा। पूरी साहित्यिक कृतियों को आपको रट के चला जाना। हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। विजयपाल रासो किसकी रचना है, बताओ। नयन चंद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जयानक और नल सिंह। सभी को याद होना चाहिए, विजयपाल रासो आपकी नल सिंह की कृति देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। ये प्रश्न आपका आ चुका है विज्ञान से। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता। देखो, पानी के प्रदूषण से कौन सा नहीं फैलता, पीलियो बिल्कुल फैलता है। पीलिया पानी के प्रदूषण से देखने को मिलता है। हैजा आपके पानी के प्रदूषण से देखने को मिलता है। टाइफाइड मिलता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी है जो आपके पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, और ये प्रश्न आपकी एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, सभी को याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर को हुआ था। चलो ठीक है सर, 2 अक्टूबर को तो हुआ था, लेकिन सन कौन सी है, तो 2014 है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा भाई। अगला देखो, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। अब ये प्रश्न आपका कंप्यूटर का है, स्टार लगा लो। सीधा प्रश्न देखने को मिलने वाला है कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म बनाना भी आता है। कार्टून फिल्म बनाना मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। आवाज़, वो ध्वनियों को प्रभाव को बदलना, यानी कि आवाज़ की ध्वनि को प्रभाव को बदलना भी आपके मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है। देखो, एक तो होता है अपना हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको छू नहीं सकते। अब बताओ, इन दोनों के मध्य जो संबंध बनाने की तकनीकी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाएगा इंटरफेस, यानी कि बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो, टैली, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है और संभावना बनती है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर गणना यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए काम आता है टैली वाला।
अकाउंटिंग के लिए टैली काम आता है दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सवाई बोझ, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है सवाई बोझ मेला किस जिले में लगता है। अलवर, अजमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। याद होना चाहिए सवाई बोझ आपके भीलवाड़ा में लगता है और भीलवाड़ा में भी आसीन नाम का स्थान आता है, वहाँ लगता है। और कब लगता है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपके भादवे की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। ध्यान रखना, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। बताओ क्वेश्चन जल्दी, राइट आंसर बताओ इसका। काष्ठ कला आपकी बस्सी नाम का एक स्थान आता है और ये बस्सी आता है आपकी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। वही चित्तौड़गढ़ जिसे शक्ति और भक्ति का नगर कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, मेवाड़ का हरदार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। काष्ठ कला भी आपकी बस्सी चित्तौड़गढ़। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास के 30 प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बेल के आइकन को प्रेस करें। रोजाना शाम को 7 बजे अपने चैनल पर क्लासें देखने को मिलती हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त माइंड ब्लो करके, माइंड प्रेस करके तैयारी करो, अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।